बेताल से आने वाले वक्त और अतीत से जुड़ी समस्याओं के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलने के बाद कार्तिक और जीवन दोनों अतीत के जंगल से निकल चुके थे। वे अब अपने अगले सफर की तैयारी पर थे। राहु काल के आने की जानकारी के बाद अब उन्हें बहुत कुछ ऐसा करना था जो आने वाली इस विकराल समस्या से सारी दुनिया को छुटकारा दिला सके। महादेवी के बारे में कार्तिक का संदेह काफी हद तक साफ हो गया था। उसे अब ऐसा नहीं लगता था कि महादेवी के दिमाग में कोई बुरी बात चल रही हो। वैसे भी ऐसा विचार आने की वजह यही थी कि कार्तिक जीवन की ही बात सुनकर महादेवी के ऊपर शक करने लगा था, जबकि अब जीवन का खुद का ऐसा भाव बदलने लगा था। उसके मन में भी महादेवी के प्रति सहानुभूति के भाव आने लगे थे। खास तौर पर बेताल की बातों को अच्छी तरह सुनने और समझने के बाद तो जीवन खुद अपने विचार बदलने को मजबूर हो गया था। यहां तक कि उसे अपने कामों पर पछतावा हो रहा था। लेकिन इस बीच कार्तिक ने भावनात्मक तौर पर उसकी काफी मदद की थी। कार्तिक ने जीवन को ऐसा महसूस नहीं होने दिया था कि उसके महादेवी के बारे में गलत सोचने को कार्तिक ने किसी गलत तरह से लिया हो। कार्तिक की नजरों में वो सब एक गलत फहमी थी और वो गलत फहमी रखने के लिए लोगों को बुरा नहीं मानता था। हाँ, वो उनके लिए बुरा जरूर महसूस करता था और ऐसा ही अभी वो जीवन और महादेवी के बारे में महसूस कर रहा था। जीवन और माधुरी की कहानी का इस तरह अधूरा रह जाना और माधुरी का महादेवी बन जाना उन दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ था। इसलिए अब ये सब सामने आने के बाद महादेवी के बारे में कार्तिक को कोई खास परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे महादेवी से जल्द संपर्क साधना जरूरी था, क्योंकि वो माया से जल्द मिलने के लिए बहुत बेताब था और माया के पास पहुंचने की चाबी अभी महादेवी के पास ही थी। दूसरी तरफ जीवन इस सोच में डूबा हुआ था कि उसने कहीं माधुरी के साथ गलत तो नहीं किया। वो बेताल के मुंह से अपने और महादेवी के बीच पुराने संबंधों की बात सुन और महादेवी के साथ क्या क्या हुआ था ये जानकर परेशान हो गया था। वो पुराना मंजर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। ये देखकर तो यही लग रहा था कि जीवन को अपने किए पर बहुत पछतावा था। शायद अभी जीवन को और भी बातों का एहसास होना बाकी था। व्रूम! हड्डी राजा ने वापस अपने मकड़ी अवतार को अपनाया और दोनों को यान में सवार होने का इशारा आंख मारकर किया। फिर वो अपनी 10 टांगों के साथ इधर से उधर घूमते हुए उनके आगे पीछे होने लगा। आ जाओ प्यारे ऊपर हमारे, ये चला हड्डी राजा, ये चला हड्डी राजा, रास्ते का बजाते बाजा। हड्डी राजा के यान से चारों तरफ से छोटे छोटे सर निकलकर उसके साथ गाते हुए बोल रहे थे। ये बड़ा मजेदार दृश्य था। हड्डी राजा के इस मजाकिया स्वभाव ने उस वक्त के भारीपन के एहसास को कम कर दिया था और कार्तिक और जीवन दोनों मुस्कुरा उठे थे। हड्डी राजा आगे बढ़ने लगा। हड्डी राजा, राजा बजाएगा बाजा। हड्डी राजा जीवन और कार्तिक के साथ अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ा था। वहीं उसके यान से निकल रहे छोटे छोटे सर झूम और नाच गा रहे थे। आया है राजा, लोगो रे लोग, राजा के संग संग तुम भी डोलो। कुछ देर में पेड़ों, पत्तों और लताओं को हटाते हुए हड्डी राजा का यान वहां से निकल गया था। जीवन ने अतीत के जंगल से बाहर आते ही नागलोक का दरवाजा खोला और यान समेत वे तीनों सीधे नागलोक में प्रवेश कर गए। नागलोक में पहुंचने के बाद हड्डी राजा ने जीवन के महल के पास दोनों को उतारा और अंगड़ाई लेते हुए बोला, अब तो जनाब मुझे नींद सी आ रही है। कहो तो मैं अपना आराम करूं, तब तक तुम दोनों लोग कर लो बात दुनिया जहान के बारे में, जो करनी हो।
कार्तिक ने टेढ़ी नजर से हड्डी राजा की ओर देखा और हाँ में सर हिलाया। हड्डी राजा तुरंत गायब होकर कार्तिक के ऊर्जा शरीर में समा गया। इसका तो एक ही मतलब है, जीवन कुछ देर बाद महल में कार्तिक के सामने बैठा हुआ अपनी चिंता जाहिर कर रहा था। अब राहु काल के आने का वक्त है और इसलिए ही हमें ये सब देखने को मिल रहा है। हमें जल्द ही इस बारे में जानकारी जुटानी होगी कि राहु काल को हमें कैसे टालना है। कार्तिक ने इरादा पक्का कर लिया था और इसके लिए शायद हमें महादेवी से मिलना चाहिए। आखिर पिछली बार इस तरह के दौर का सामना करने का सबसे बेहतर अनुभव उसी के पास है। जीवन असमंजस में था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब वो माधुरी को अपना कौन सा मुंह दिखाएगा, जबकि इतने सालों से उसने उसे बदनाम करने और उसके प्रति लोगों में गलत भावना फैलाने का ही काम किया था। भले ही ये उसने गलत फहमी में किया हो, लेकिन इससे महादेवी की सारी जिंदगी पर जो असर पड़ा था उसकी भरपाई वो कभी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी इस वक्त उसके लिए अगर कोई सही कदम था तो यही था, और इसी कदम में उसके प्रायश्चित का भी राज छिपा था। हाँ, जीवन ने कहा, अब हमें महादेवी से मिलना ही चाहिए। जीवन ने हामी भरते हुए कहा और फिर चुप्पी साध ली। ठीक है, तो फिर ये काम तुम करोगे या मैं करूं? कार्तिक ने जीवन का मन टटोलते हुए पूछा। जीवन ने सर उठाकर देखा और कहा, मैं करता हूं। इसके लिए हमें एक बहुत लंबे वक्त से बंद पड़े दरवाजे को खोलना होगा। चलो तो फिर, देर किस बात की? महल से निकलकर कार्तिक और जीवन नागलोक की सीमा पर स्थित मुंडे पहाड़ की ओर चल पड़े। दूर से देखने पर मुंडा पहाड़ नागलोक की सीमा के पार बादलों के उस तरफ दिखाई देता था, लेकिन वहां तक कोई जा नहीं सकता था। ऊर्जा का एक कवच उस तरफ सारी सीमा को ढके हुए था और उस ऊर्जा को काटना दोनों लोगों में किसी के बस का नहीं था, क्योंकि वो ऊर्जा नागमणि की शक्ति से बनी हुई ऊर्जा थी। ये नागमणि की ऊर्जा उन दोनों लोगों के सारे प्राणियों की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली थी। दोनों लोगों में उसे केवल एक ही व्यक्ति काट सकता था और वो थी महादेवी। लेकिन खुद महादेवी किसी भी हाल में उस कवच को काटकर नागलोक में नहीं आना चाहती थी। वो चाहती तो ये कब का कर चुकी होती। लेकिन सीधी सी बात है, आखिर वो उस जगह क्यों जाना चाहती जहां उसके प्रेमी ने उसे बेइज्जत करके बदनामी की एक लंबी इबारत उसके माथे पर लिखकर हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़ दिया था। महादेवी के लिए वो ऊर्जा का कवच कोई रुकावट नहीं था, लेकिन इज्जत का कवच था जिसे महादेवी कभी नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए ना कोई उस तरफ से कभी इस तरफ आता था, ना ही इस तरफ से कोई उस तरफ जाता था। जब तक कोई जरूरी काम या कोई आपातकालीन स्थिति ना हो, महादेवी खुद मुंडे पहाड़ की तरफ नहीं जाती थी। सदियों से वहां सब कुछ ऐसे ही सूखा और वीरान पड़ा हुआ था। मुंडा पहाड़ तो दरअसल उन पहाड़ियों के पीछे था जो नागलोक की सीमा से दिखाई देती थीं। वे पहाड़ियां बादलों से घिरे होने की वजह से पीछे का सारा नजारा रोकती थीं। उसके पीछे ऊर्जा के कवच के दूसरे ओर मुंडा पहाड़ था, वही मुंडा पहाड़ जिसके ऊपर माया का शिविर था। कार्तिक और जीवन दरअसल माया के शिविर से थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे। जैसे किस्मत का खेल और माया के दिल से उठी आवाज कार्तिक को खींचकर उसके शिविर के इतने करीब तक ले आई हो। लेकिन आज माया वहां नहीं थी। माया रात में श्वेता से मिलने के लिए निकली तो थी, पर उसके बाद उसने जिस अजीब से दरवाजे के अंदर पैर रखा था, उसके बाद वो वहां से निकली ही नहीं। और अब वहां ना कोई बादल था और ना ही कोई दरवाजा, ना ही महादेवी की शिष्याओं में कोई श्वेता ग्रूवर थी। सब कुछ वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा माया को लगा था। सुबह होते ही जब लड़कियों ने देखा कि माया अपने शिविर में नहीं है, तो उनके बीच खलबली मच गई। काम्या को शक था कि वो भाग गई है और यही उसने राम्या से कहा, उड़ गई चिड़िया।
बहुत सयानी थी वो। तुम में से कोई उसे समझ नहीं पाया। उसे बस शक्ति चाहिए थी, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था उसको। लेकिन राम्या को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो जहां तक माया को समझती थी, वो कोई भागने वाली लड़की नहीं थी, और ऐसा ही उसके बारे में महादेवी का भी ख्याल था। वे लड़कियां काफी देर तक घबराती रहीं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कोई रास्ता था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि किसी तरह महादेवी को जगाए बिना वे अपना काम कर लें और माया को ढूंढ लें। अगर महादेवी को माया के गुमशुदा होने की बात पता चली तो उन्हें महादेवी का भयंकर गुस्सा झेलना पड़ेगा, और अगर महादेवी ने उन्हें कोई सजा देने के बारे में सोच लिया तो ये सोचकर ही उन सब में डर की लहर दौड़ जाती, क्योंकि सजा देने के नाम पर महादेवी अपनी शिष्याओं से क्या क्या करवाती थी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछली बार तो महादेवी ने एक लड़की को पहाड़ से सुरंग निकालने का काम दिया था, और इसमें उसे पूरे 7 दिन लगे थे, जिस पीठ से वो ना सो सकी थी और ना ही उसे वापस शिविर में आने की इजाजत थी। उससे पहले एक बार महादेवी ने राम्या को 3 दिन के लिए कुएं के ठंडे पानी में खड़ा कर दिया था, लेकिन उनका ये डर भी उनकी मदद नहीं कर सका। आखिर वे माया को ढूंढकर तब लाते ना जब वो वहां होती। जो वहां था ही नहीं, उसे वे कैसे ढूंढ सकते हैं? आखिर इस मुद्दे को लेकर उन्हें महादेवी की साधना को भंग करना ही पड़ा। जैसे ही महादेवी ने आंखें खोली, तुरंत ही उसकी आंखों के सामने सारी लड़कियों के डरे हुए चेहरे घूमने लग गए। महादेवी तुरंत समझ गईं कि कुछ भारी गड़बड़ हुई है। उसने सवालिया नजरों से सबकी ओर देखना शुरू किया ही था कि काम्या ने सीधे सीधे थोड़ा बचपना दिखाते हुए महादेवी के सामने ये बात अपने अंदाज में रखी। वो चिड़िया उड़ गई और आपकी ये लड़कियां गिलहरियों की तरह उसे यहां वहां ढूंढ रही हैं। राम्या ने एक तरह से ऐसा सुनकर राहत की सांस ली कि काम्या ने यह बताने का काम खुद ही कर दिया। महादेवी की तरफ से इस तरह बोलने की छूट जैसे काम्या को ही थी। सिर्फ वही थी जिसे कभी भी उतनी भयानक सजाएं नहीं दी जाती थीं जितनी कि दूसरों को। महादेवी हर बार उसे या तो शिकार करने भेज देती थी या साधना में और वक्त बिताने की सजा देती थी। ये सजाएं तो कुछ ऐसी थीं कि बाकी सभी लड़कियां चाहती थीं कि उनको भी यही सजाएं मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता था। काम्या का मिजाज ही कुछ ऐसा था, इसलिए महादेवी ने उसे नजरअंदाज करते हुए आसपास देखा। कहते हुए महादेवी ने एक हुंकार भरी और अपनी आंखें बंद करके तुरंत अपने आप को अनुनाद से जोड़ने लगीं। काफी देर तक अनुनाद के माध्यम से माया से संपर्क साधने की कोशिश करने के बाद भी जब महादेवी को माया की खबर नहीं मिली तो वो उठ खड़ी हुई और सभी लड़कियों से बोली, ठीक है, तुम लोग अपने अपने शिविर में जाओ, बाकी के काम जैसे करती हो वैसे ही करती रहो। माया को ढूंढने का काम मैं खुद संभाल लूंगी। महादेवी की बात सुनकर सभी ने चैन की सांस ली और वे सब अपने अपने काम में लग गईं। महादेवी अपने साधना स्थल से उठकर मुंडे पहाड़ की ओर चल पड़ी। क्या खोज पाएगी माया को महादेवी, या टूट सकेगा दोनों लोगों के बीच का ऊर्जा कवच? सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ पॉकेट FM पर।